जवाहरलाल नेहरू स्मारक महाविद्यालय बाराबंकी के आज के हिंदी पखवाड़े हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज के हमारे आमंत्रित मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, बीएन के पीजी कॉलेज अंबेडकर नगर, हमारे महाविद्यालय के संरक्षक और प्रबुद्ध प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर यादव सर, इस पखवाड़े की आयोजन सचिव डॉक्टर अनीता सिंह जी, चाहते हैं इतना इतना पूरा बोलना थोड़ा, और हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर संजय अग्रवाल सर, डॉक्टर माधुरी मैम, और जूम डॉक्टर चंद्रा जी, और जूम और यूट्यूब से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का जो मुख्य विषय है हिंदी का वर्तमान और भविष्य, जिस पर हमारे आमंत्रित वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व बहुत सारे हम लोगों ने व्याख्यान श्रृंखलाओं के अंतर्गत कई सारे व्याख्यान हम लोगों ने सुन चुके हैं, और हिंदी के भविष्य और वर्तमान को लेकर के भी उसमें कहीं कहीं चर्चाएं हुई हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। और मुझे लगता है कि आज भी उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में इस एक और अगली कड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनने को मिलेगा हम लोगों को। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस पे और चर्चा न करते हुए, चूँकि बस दो, हालांकि इच्छा तो होती है, बस दो लाइनों में मतलब ये इसकी एक रूपरेखा के रूप में कि हिंदी का वर्तमान और भविष्य को लेकर के अगर हम देखें तो हमारे सामने जो चुनौती है वर्तमान में भी और भविष्य में भी, वो चुनौती यही है, मुख्य बात जो हम कहें कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे मतलब स्वीकृत हो, पूरे भारत के रूप में एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसको कैसे प्यार मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी एक और चुनौती कि वो पूरी तरह से राजभाषा कैसे बने, यानी राजभाषा जो होनी चाहिए वो अभी भी आधी अधूरी है, एक जो मुझे लगता है। और एक जो कि हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और जो हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, खास करके उन पिछड़े जो हिंदी पट्टी है अपना, उसमें जो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उसको तो इस वजह से मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के रूप में वो कैसे हिंदी और ज्यादा उसमें विकसित हो, ये हमारे सामने एक मुख्य चुनौती है भविष्य के रूप में। कैसे वैसी तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे किसी भी उच्च शिक्षा के कोई भी विषय हो, उसमें कैसे हमारे हिंदी और समृद्ध हो, हमारे सामने ऐसी पाठ्य सामग्री हो जिसको हमको पढ़ते हुए ये दुविधा ना हो, जो अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो फांक पैदा हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे, अच्छे स्कॉलर जो कि सिर्फ इस वजह से पिछड़ जाते हैं, और खास करके वो जो एक गरीब और पिछड़ा तबका है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वह इस नाते पिछड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है हमारे हिंदी का जो भविष्य मुझे लगता है कि निर्भर है कि वह हिंदी तभी ताकतवर होगी जब एक माध्यम के रूप में हमारे बीच एक सशक्त भाषा के रूप में सामने आएगी। खैर, अब मैं इन्हीं चिंताओं के साथ, इन्हीं हमारी जो सरोकार है, मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं अपने विभागीय सहयोगी डॉक्टर रीना सिंह जी को कि वो अपना जो है स्वागत वक्तव्य या स्वागत भाषण, और हमारे मुख्य आमंत्रित वक्ता का स्वागत करते हुए स्वागत वक्तव्य और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर रीना सिंह जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार जी। आज के इस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाले आज के श्रृंखला में आज हमारे साथ विद्वान वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, उपाचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी बीएनके पीजी कॉलेज महाविद्यालय अकबरपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच दे रहे हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ
पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। मैं इससे पहले कि मंच पर डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करूं, मैं संक्षिप्त परिचय अपने प्रतिभागियों के सामने और अपने सम्मानित जो साथी हैं उनके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी। आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हिंदी साहित्य में MA, PhD एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपने साहित्य के अध्ययन, अनुशीलन तथा लेखन में आप विशेष अभिरुचि रखते हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में भ्रमर गीत सारावली, शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा, नवल दास कृत रतन ज्ञान आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। आपकी प्रकाशाधीन कृतियों में गोविंद रचनावली, अवध का संत साहित्य, नवलदास रचनावली, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य आदि पुस्तकें हैं। आपके हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में शताधिक आलोचनात्मक एवं शोधपरक लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप शब्द शिखर पत्रिका के सह संपादक भी हैं। आप साहित्य संस्कृति संस्थान फैजाबाद के सचिव हैं, सचिव के पद पर आप हैं। आकाशवाणी से लगभग 2 दर्जन से अधिक साहित्यिक वार्ताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आप हमारे बीच हिंदी का वर्तमान तथा भविष्य इस विषय पर अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देंगे। मैं पुनः एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS यादव सर जी का, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर संतोष कुमार गौर, डॉक्टर अर्चना सिंह जी, डॉक्टर माधुरी वर्मा मैम, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर अनिता सिंह मैम, इंद्रमणि उपाध्याय जी, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी और जो मुझे इस पटल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी उपस्थित हैं, मैं समस्त हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए इस मंच को पुनः डॉक्टर अमित कुमार जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अमित कुमार जी। मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी को अपने वक्तव्य के लिए, अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग के सभी विद्वान आचार्यगण एवं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, सुधीजन, शोध छात्र, विद्यार्थी, तो सभी को हम सर्वप्रथम अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। और हम हिंदी विभाग को और विशेष पूरे हिंदी विभाग को, विशेष रूप से हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय मैम को हम बधाई देते हैं इस आयोजन के लिए। हिंदी विषय पर इतना सुंदर आयोजन और हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर जो व्याख्यान माला आयोजित हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यद्यपि हम इसके पूर्व किसी व्याख्यान उसमें हम जुड़ नहीं पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन बाद में हमने उसको देखा और हम बहुत प्रभावित हुए और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आयोजन है। तो इस आयोजन के लिए हम हिंदी विभागाध्यक्ष और पूरे हिंदी विभाग को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ साथ हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें भी इस आयोजन से जोड़ा और हम आपके आभारी हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। जहां तक हिंदी की बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारे परंपरा, हमारे जीवन मूल्यों, हमारी संस्कृति की संवाहिका है। और आजादी के बाद 1949 में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, 1949 में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद
1943 के माध्यम से भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता मिली, और फिर अनुच्छेद 351 में उसको और ज्यादा वो करने के लिए प्रश्रय दिया गया 351, अनुच्छेद 351 में। और ये कहा गया कि जब तक हिंदी पूरी तरह से समृद्ध नहीं होती तब तक जो है अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में चलाया जाता रहेगा, और उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित हुई वो 10 वर्ष की। लेकिन वो 10 वर्ष आज तक समाप्त नहीं हुआ। प्रत्येक 10 वर्ष पूरा होने के बाद फिर अगले 10 वर्ष के लिए समय सीमा अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में रखने की बढ़ती रही, और आज वो स्थिति आ गई है कि अब कोई समय सीमा नहीं। अब अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है, और ये मान लिया गया है कि जब हिंदी पूरी तरह से समृद्ध और सशक्त हो जाएगी तब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति मिलेगी, प्रदान की जाएगी। वास्तव में कोई भी भाषा राजभाषा होने के लिए या राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी शासन प्रशासन के स्वीकृति की मोहताज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा बनने के लिए तो जो लोक की स्वीकृति है वही महत्वपूर्ण है। और हिंदी जो है देश के बहुसंख्यक लोगों की आशा आकांक्षा और अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है। राजनीतिक कारणों से या अन्य किसी भी कारणों से हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान आज तक नहीं प्राप्त हो पाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है, और वो राजभाषा से ऊपर उठकर आज वैश्विक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती जा रही है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्विकवाद के युग में हिंदी जो है वो देश से निकलकर पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होती जा रही है। और हम कुछ कहने से पहले ये बताना चाहते हैं, हिंदी के इतिहास पर हम दृष्टि डालना चाहते हैं, क्योंकि आज एक विसंगति है कि हिंदी किसे माना जाए। हम तमाम लोगों से हमारी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदी तो जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है वही असली हिंदी है। इस बात पर तो भारतेंदु युग में भी काफी बहस हुई थी कि हिंदी का रूप किसे प्रदान किया जाए, हिंदी का क्या रूप प्रदान किया जाए। तो वास्तव में और एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि हिंदी का ये जो संघर्ष है ये आज का संघर्ष नहीं है, ये हिंदी के उद्भव विकास के समय से ही ये संघर्ष चलता रहा है। कोई भी भाषा बनने से पहले उसका जन्म जनमानस के क्रोध से होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। ये विकास होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और बाद में धीरे धीरे विकसित होकर वो जनभाषा के रूप में, जनभाषा से फिर उसमें साहित्य की रचना होती है, उसमें उसका व्याकरण लिखा जाता है और व्याकरणबद्ध साहित्य, प्रभूत साहित्य लिखने और व्याकरण से बंध जाने के पश्चात वो आम जन से अलग हो जाती है, वो विद्वत जन की भाषा बन जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर जन भाषा के रूप में उसी भाषा के क्रोध से एक नई भाषा का जन्म होता है और फिर उसका भी सैकड़ों वर्षों में उसका विकास होता है, विकसित होकर उसमें साहित्य लिखा जाता है, उसका भी व्याकरण लिखा जाता है और फिर व्याकरण से बंधने के पश्चात फिर वो विद्वत जनों की भाषा बन जाती है और आम जन की भाषा के रूप में
फिर एक नई भाषा का जन्म उसी की क्रोध से होता है। जो भाषा के विकास का परिवर्तन है, हम जब देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहठ और औहठ जो जिसे पुरानी प्राचीन हिंदी हम कहते हैं, ये इस परिवर्तन के मूल में यही कारण रहा है। तो हिंदी का जो विकास माना जाता है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की और शब्दानुशासन में उन्होंने अभ्रंश का व्याकरण लिखा, अभ्रंश का परमार्जित व्याकरण लिखा। और इसका मतलब 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश जो है वो लोक भाषा से, जन भाषा से ऊपर उठकर वो विद्वत जन की भाषा बन चुकी थी और उसकी क्रोड़ में एक नई भाषा का जन्म हो चुका था। और हम समझते हैं कि जिसे इन्होंने शब्दानुशासन में हेमचंद्र ने एक तो परमार्जित अभ्रंश की बात कही है और उसी में वो ग्रामीण अभ्रंश की बात भी करते हैं। तो ये ग्रामीण अभ्रंश जो है वो वही जो जनभाषा, नई जनभाषा का जन्म हो चुका था, वो जनभाषा थी। और हम समझते हैं कि जैसा कि किसी भी भाषा के जन्म लेने और लेने के बाद उसको प्रकाश में आने में 100-200 वर्षों का जो समय लग जाता है, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार जो है हम देखते हैं 100-200 वर्ष पीछे हम जाते हैं कि ग्रामीण अभ्रंश का बीज कब वपन हुआ, तो हम ये पाते हैं कि 1000 ईस्वी। अधिकांश विद्वानों ने यही माना भी है। तो इस रूप में जो है हिंदी का हुआ। और 13वीं-14वीं शताब्दी में जिन कवियों ने रचनाएं की हैं, उसमें भी उन्होंने औहठ भाषा का उल्लेख किया है। औहठ भाषा या जो देसी भाषा, तो ये औहठ भाषा क्या है? ये औहठ भाषा ही हिंदी का प्रारंभिक रूप है। तो इस तरह हिंदी जो है 1000 ईस्वी में हिंदी का जन्म हुआ और वो आगे बढ़कर फिर उसका विकास हुआ। जैसा कि विभाजन साहित्य में दिखाई देता है कि 1000 से 1500 ईस्वी तक, आदिकाल 1500 से 18 तक मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद फिर जो है आधुनिक काल। लेकिन हम ये देखते हैं कि हिंदी के जन्म के समय से ही उसका विरोध भी चलता रहा, उसका संघर्ष भी चलता रहा। अमीर खुसरो जो आदिकाल के कवि हैं और बड़े कवि हैं, महान कवि हैं, वो कहते हैं कि तुर्कय हिंदुस्तानियम मन हिंदुई गोयम च आब। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और मेरा मन हिंदुई में पानी की रवानी की तरह बहता है। ये हिंदुई क्या है? ये हिंदुई हिंदी भाषा ही है। मन हिंदुई गोयम च आब, हमारा मन हिंदुई में पानी की रवानी की तरह बहता है। ये सफाई उन्हें क्यों आखिर देनी पड़ी? इस सफाई के मूल में अगर हम जाएं तो ये व्यंजित होता है कि उस समय भी विरोध था हिंदी का, क्योंकि उस समय अरबी, फारसी, तुर्की राजभाषा के रूप में ये भाषाएं प्रतिष्ठित थीं और हिंदी में रचना करने वाला, हिंदुई में रचना करने वाला वो दोयम दर्जे का माना जाता था, जिसके नाते अमीर खुसरो को विरोध भी झेलना पड़ा। अमीर खुसरो को यहाँ तक खल कमी गोयम च खुसरो बुत परस्ती मी कुनत, यानी कमीना और बुतपरस्त भी कहा गया। तो विरोध तो उसके जन्म के समय से ही होता रहा और बाद में भी
बाद में भी इसका विरोध हुआ और अनेक उन्होंने जो है हिंदी सूफी काव्य के एक बहुत चर्चित नाम है महमूद बहरी, जिन्होंने मनलगन नाम का प्रेमाख्यान लिखा। उस प्रेमाख्यान में वो लिखते हैं कि हिंदी तो जबान है हमारी, कहते न लागे हमन को भारी, हर बोल में मारिफत की बानी, सीता की न राम की कहानी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर उन्हें ये सफाई क्यों देनी पड़ी कि हिंदी में मैं जो लिख रहा हूं, हिंदी हमारी जुबान है, हिंदी में हमें अपनी बात कहने में कठिनाई नहीं होती, तो ये सफाई हमारी हर बोल में मारिफत की बानी, ये सफाई इसीलिए देनी पड़ी कि उस समय भी एक वर्ग विशेष हिंदी के विरोध में खड़ा था और जिसके नाते इनको सफाई देनी पड़ी। यहां तक कि नूर मोहम्मद भी अनुराग बांसुरी में सफाई देते हैं कि हिंदू मग में पाँव ने राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो, मन इस्लाम मसल के राख्यो, दीन जेवरी कर कस भाजो, जहां रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, तहां दूसरों कैसो भावे, देव असुर सुर काज न आवे। तो हिंदी मग में पाँव ने राखो, हिंदू मग में पाँव ने राखो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो, हिंदी में कहने के कारण वो भी संदेह के घेरे में थे और उन्हें ये सफाई देनी पड़ी कि मैंने जो हिंदी में कहा इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हिंदुत्व का अनुसरण कर लिया है। तो ये इस तरह का, इससे ये व्यंजित होता है कि हिंदी का विरोध उस समय भी होता रहा और आज भी हो रहा है। वास्तव में हमें तो एक चीज को देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी के आदिकाल के कवि अमीर खुसरो जो हिंदी लिखते हैं, वो हिंदी खड़ी बोली का वो रूप और आज की जो खड़ी बोली का रूप है वो कितना समान है, कितनी एक रूपता है। बल्कि आधुनिक काल में आप भारतेंद्र युग की खड़ी बोली देखिए, द्विवेदी युग की खड़ी बोली देखिए, तो कैसी लड़खड़ाती हुई खड़ी बोली है। लेकिन आदिकाल का वो कवि खड़ी बोली का जिस तरह प्रयोग करता है वो आश्चर्य होता है। इससे ये लगता है कि आदिकाल में भी खड़ी बोली एक तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और खड़ी बोली के जो दोनों रूप हैं, दोनों रूप जो है पश्चिमी और पूर्वी, वो दोनों रूप एक तरह से प्रतिष्ठित हो चुके थे। अमीर खुसरो जब कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौर झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। खड़ी बोली का कैसा अद्भुत प्रयोग है। हमें नहीं लगता कि भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग में इस तरह की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। काहे को ब्याहे विदेश, सुन बाबुल मोरे, मैं तो बाबुल तेरे बागों की कोयलिया, कुहकत इति उति जाऊं सुन बाबुल मोरे। खड़ी बोली का कैसा, उनके जो पहेलियां हैं, उनकी जो मुकरियां हैं, उनके जो दो सखुने हैं, उसमें देखिए कैसे श्याम रंग देखी एक नारी, माथे पर लागे अति प्यारी, जो या के भेद को खोले, सो कुत्ते की बोली बोले। खड़ी बोली का कैसा अद्भुत प्रयोग। एक थाल औंधा मोती भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, मोती उसमें से एक ने गिरा। तो खड़ी बोली का इतना परिष्कृत, इतना परिमार्जित प्रयोग आदिकाल का कवि करता है तो आश्चर्य होता है, जैसा कि आधुनिक काल में भी नहीं दिखाई देता। खड़ी बोली का ये हिंदी का जो असली विरोध है वो उस राजनीतिक कारण है, ये सब आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके विकास में जो सबसे बड़ी बाधा हम समझते हैं वो हमारी मानसिकता है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, लेकिन हम जो हजारों वर्षों की जो मानसिकता, गुलामी की मानसिकता थी, उससे हम आज भी निवृत्त नहीं हो पाए हैं।
आज भी हम हिंदी में बोलकर गर्व की अनुभूति नहीं करते। अंग्रेजी में अगर हम कुछ बोल लेते हैं, टूटी फूटी ही अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये सबसे दुखद है हिंदी के साथ। और हमारे एक विद्वान मित्र हैं, प्राचार्य, वो आचार्य हैं, वो हिंदी के प्राध्यापक, और जीवन भर उन्होंने हिंदी की रोटी खाई। और कभी कभी वो कहते हैं कि हम मूलतः इंग्लिश के विद्वान हैं। हमें आश्चर्य होता है कि ये कैसी मानसिकता है कि जिंदगी भर जो हिंदी का प्राध्यापक रहा, जिसने हिंदी की रोटी खाई, वो अपने आप को इंग्लिश का विद्वान कहने में, इंग्लिश का आदमी कहने में गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ये कैसी मानसिकता है? और यही मानसिकता जो है इंग्लिश के विकास में, इसी तरह की मानसिकता सबसे बड़ी बाधक है। एक और विद्वान जो संस्कृत के आचार्य हैं, संस्कृत की रोटी खाते हैं और वो टूटी फूटी कुछ इंग्लिश जानते हैं, और उस इंग्लिश में कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी कविताएं भी करते हैं। हमने उनकी कविताएं पढ़ी तो हमें आश्चर्य हुआ, उसमें एक भी सेंटेंस जो है शुद्ध नहीं था। और वो संस्कृत में नहीं कुछ लिखते, वो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में नहीं लिख सकते, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, और अंग्रेजी में लिखकर वो भी शुद्ध लिखते भी नहीं, और वो लोगों को दिखाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और कि लोग समझें कि हम अंग्रेजी के कितने बड़े आचार्य हैं। और तो ये आश्चर्य है, ये मानसिकता जो है, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम नहीं समझते कि अंग्रेजी को इस देश में वो सम्मान मिल पाएगा जो उसे मिलना चाहिए। हम तमाम जगहों पर जाते हैं और वहां कभी कभी कोई रजिस्टर आता है, उस पर दस्तखत करने के लिए, नाम और मोबाइल नंबर लिखने के लिए, तो हम देखते हैं कि हिंदी के भी जो व्यक्ति है वो भी अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं, और देखते हैं कि पूरे रजिस्टर में केवल एक नाम हिंदी में लिखा हुआ है, सत्य प्रकाश त्रिपाठी। बाकी जो हिंदी के प्राध्यापक हैं वो भी इंग्लिश में लिखकर और वो गौरवान्वित अनुभव करते होंगे, हम समझते हैं। तो इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब तक इस मानसिकता को नहीं हम बदलेंगे तब तक हिंदी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हिंदी के साथ न्याय नहीं करवा सकते, और हिंदी को जो उसे स्थान मिलना चाहिए वो स्थान हम नहीं दिला सकते। उसकी कल्पना केवल कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। हम विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। अभी पिछले वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय में गए थे, राष्ट्रीय पुरस्कारों के निर्णायक मंडल में। मुंबई विश्वविद्यालय में हम गए थे और भी कई विश्वविद्यालयों में गए, तो जो फॉर्म है वो इंग्लिश में, हम चाहते इंग्लिश में हम भर सकते थे, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के फॉर्म को हमने हिंदी में भरा। और हिंदी में भरने का कारण यही था कि कम से कम एक लोगों के मन में एक चिंगारी उत्पन्न होगी कि आखिर इस व्यक्ति ने इंग्लिश के फॉर्म को हिंदी में क्यों भरा। इसका मतलब वो एक इंग्लिश कुछ असंतोष है, कुछ बात तो है। तो हमें आश्चर्य होता है, इंग्लिश आज जिस तरह पूरे देश में हावी हो गई है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सैन्य विभाग हो, हर जगह इंग्लिश। हम बात इंग्लिश को हक, हिंदी को हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन हम बस केवल 15 सितंबर और 14 सितंबर और उसका जो पखवाड़ा है उसमें कुछ आयोजन कर लेते हैं,
और उस आयोजन से कुछ भी होने वाला नहीं है। न्यायपालिकाओं की जो स्थिति है कि जो वादी है बेचारा, उसे ये पता ही नहीं कि हमारे वकील साहब हमारे पक्ष को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इंग्लिश में सारे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट की बात हम नहीं कहते, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी रूलिंग्स हैं, जितने भी केस तैयार किए जाते हैं, फाइलें, और जितने भी बहस और आदेश होते हैं, सब इंग्लिश में। और बहुसंख्यक जो वादी हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारे वकील साहब कायदे से हमारे पक्ष को रखा भी है कि नहीं रखा है, और रखा है तो किस रूप में रखा है। कोर्ट में जो बहस हुई वो उसमें हमारे पक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और जो आदेश हुआ उससे भी वो अनभिज्ञ है। तो ये कितनी बड़ी विसंगति है। आज दूसरी चीज, आज जो हिंदी है उस हिंदी में एक और वो है कि हिंदी का स्वरूप क्या होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये कोई हिंदी है, हिंदी तो संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही हिंदी मानते हैं, कहते हैं ये तो हिंदी नहीं, ये तो ऐसे ही इंग्लिश या इस तरह की कोई भाषा हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ, और सीधे संस्कृत से नहीं हुआ, वो विकास की प्रक्रिया में संस्कृत, पाल, प्राकृत, अभ्रंश, औहठ से होते हुए प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और फिर आज जो हिंदी का स्वरूप है इस रूप में हुआ है। और आज जो हिंदी है वो संस्कृत ही नहीं है, उसने अपने आप को इतना समृद्ध कर लिया है, अपने शब्द भंडार को इतना समृद्ध कर लिया है विभिन्न भाषाओं से शब्दों को लाकर, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, जो अपने राष्ट्रीय तमाम भाषाएं हैं, बंगला के शब्द, पंजाबी के शब्द, कश्मीरी के शब्द, तमिल के शब्द, चाइनीज के शब्द, तो तमाम देशी विदेशी भाषाओं के शब्द आज हिंदी में आ गए हैं। और हिंदी का शब्द भंडार इतना व्यापक हो गया है, उसकी जो अभिव्यक्ति क्षमता है इतनी सशक्त हो गई है कि अब वो अभिव्यक्ति के लिए कहीं मोहताज नहीं है। हिंदी को केवल संस्कृत में देखना हिंदी के साथ न्याय नहीं होगा। हिंदी में कफन शब्द आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कफन की हिंदी क्या होगी। तो कफन फारसी में जहां है वहां वो फारसी का है, हिंदी ने उसे आत्मसात कर लिया तो हिंदी का है। मैं ये मानता हूं और यही सत्य है। हिंदी में इसके लिए तमाम शब्द बनाए भी गए, मृतचेर, स्वांबर और भी तमाम शब्द बनाए गए, लेकिन लोक ने उसे स्वीकार नहीं किया, और लोक की स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण है। तमाम शब्द बनाए गए हैं, वो रेलवे स्टेशन के लिए भगवत अड्डा, उसके लिए जो है लौह सिग्नल के लिए लौह पथगामिनी दर्शिका, लौह पट्टिका, ऐसे तमाम शब्द, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं हो सकते थे और इसलिए लोग ने स्वीकार नहीं किया। फ्रिज के लिए प्रशीतन, मंजूषा, तमाम शब्द बनाए गए, लेकिन वो व्यवहारिक ना होने के कारण लोग ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अंग्रेजी में जिस रूप में थे या विभिन्न भाषाओं, जिन भाषाओं से वो शब्द आए हैं, वो जिस रूप में थे, हिंदी ने उसी रूप में आत्मसात कर लिया। कुछ को उसी रूप में आत्मसात कर लिया और कुछ के समानांतर शब्दों को गढ़ा, शब्दों को रचा। और जैसे कि एकेडमी के उसमें अकादमी, ट्रेजेडी के उसमें त्रासदी, कॉमेडी के लिए कामदी, ऐसे असंख्य शब्दों को उसी के समानांतर रचा। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी को केवल संस्कृत में देखने पर फिर हिंदी के साथ अन्याय होगा,
और हम समझते हैं कि हिंदी को संकुचित करना है। हिंदी आज विविध देशी और विदेशी तमाम भाषाओं से असंख्य शब्दों को लेकर आत्मसात करके, जैसा कि जो उदारता की जो प्रवृत्ति हमारी संस्कृति में है, हमारी परंपरा में है, वही उदारता की प्रवृत्ति हमारी हिंदी भाषा में भी है। और उसने सबको अपना बना लिया और अपने सबको अपना बनाकर आज वो समृद्ध हो गई है, और समृद्ध होकर आज वो पूरी तरह से सशक्त हो गई है। अब किसी 10 वर्ष के का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि 10 वर्ष बीतेगा फिर और तब तक जो है इंग्लिश संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रहे, बल्कि आज हिंदी पूरी तरह से समृद्ध, पूरी तरह से सशक्त और पूरी तरह से समृद्ध हो गई है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान शासन के द्वारा भी दिया जाना चाहिए। लोक ने तो स्वीकार कर लिया है, लोक ने तो, लोक की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रभाषा भी बन चुकी है और वो वैश्विक भाषा भी बन चुकी है। आज इस वैश्विक युग में, बाजारवाद के युग में, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के बाजार पर टिकी हुई हैं और हिंदुस्तान के बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए हिंदी को जानना, हिंदी को पढ़ना, हिंदी को सीखना परम आवश्यक है। इसीलिए पूरी दुनिया में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, इटली हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो या अन्य कोई देश हो, हर जगह जो है इंग्लिश आज, हिंदी आज पढ़ाई जा रही है। और यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी के हो गए हैं। ये देख, चाइना ने ये दावा किया है कि चाइना की एक भाषा मंदारिनी वो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन ये दावा बिल्कुल झूठा है। आज दुनिया में सबसे अधिक भाषा अगर कोई बोली जा रही है तो हिंदी भाषा बोली जा रही है। जो नए आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन नए आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो चाइना की जनसंख्या जो है 1 अरब 36 करोड़ के लगभग है। भारत की जनसंख्या भी इसी के आसपास पहुंच गई है और वहां 70% लोग मंदारिन बोलते हैं। 70% लोग मंदारिन बोलने का मतलब 95 करोड़ लोग मंदारिन बोलते हैं। और दुनिया में जो मंदारिन बोलने वालों की, अन्य लोगों की संख्या है मंदारिन बोलने वालों की, उनका जो आंकड़े प्राप्त होते हैं 15 करोड़। तो इस तरह 1 अरब 10 करोड़ लोग दुनिया में आज के जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके आधार पर मंदारिन बोलने वाले लोग हैं। और हिंदी का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें ये पाया गया कि हिंदी जो 2012 में सर्वेक्षण हुआ था उसमें ये पाया गया कि 1 अरब 20 करोड़ लोग हिंदी 2012 में बोलने वाले थे और आज 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हैं। और मंदारिन बोलने वाले आज 1 अरब 10 करोड़ लोग हैं। तो इस तरह 20 करोड़ लोग जो है हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस तथ्य की पुष्टि डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल और राजेंद्र नाथ मल्होत्रा ने भी की है। राजेंद्र नाथ मल्होत्रा तो इंजीनियर थे पेशे से और वो प्रथम बार 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन में अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में, और वहां अंतर्राष्ट्रीय भवन में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन उन्होंने अटेंड किया और वहां के लोगों के मन में हिंदी के प्रति जो प्रेम था, हिंदी के प्रति जो सम्मान था, उसको उन्होंने देखा और उसको देखने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि हिंदी जो है हम
हम अब हिंदी की सेवा करेंगे। और इसके पश्चात उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का जो पेशा था उसको छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना जीवन हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये हिंदी के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा थी, और इस निष्ठा को देखकर हमारे मन में हिंदी के प्रति सहज रूप से निष्ठा पैदा होती है। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमारा परिवेश हिंदी का है। हमारे घर में तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, और बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, वहां से होमवर्क मिलता है, होमवर्क कराने वाला कोई घर में नहीं है, और धीरे धीरे ये होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन इस रूप में कि वो ना बच्चा हिंदी ही पढ़ पाता है और ना इंग्लिश ही पढ़ पाता है। हमने तो तमाम ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से आए और इंटर तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई किया, इंग्लिश मीडियम में, और बीए में उन्होंने हिंदी मीडियम में उन्होंने ज्वाइन किया, और हमने देखा कि ना वो हिंदी और ना वो इंग्लिश ही कायदे से। तो ये विसंगति जो है ये उस बच्चे के भविष्य के लिए और सबके लिए वो एक अभिशाप के रूप में प्रकट हो रही है, और जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है। नई शिक्षा नीति निसंदेह बहुत श्रेष्ठ है, और इस पर काफी चिंतन मनन करके इसको लागू किया गया है। उसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को विशेष स्थान दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर उन्होंने ये भी किया है, एक विसंगति भी है कि उन्होंने ये लिखा है, ये कहा गया है कि यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता, इंग्लिश भाषा पढ़ना चाहता इंग्लिश मीडियम में, तो वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जो विसंगति आज है हमारे हिंदी के साथ, वो विसंगति बनी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल इसी आदेश के पीछे वो चलते रहेंगे धड़ल्ले से, और जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेगा वो ये कहेगा कि ये कहने के लिए रहेगा कि उसकी अभिरुचि है और इसलिए वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में या क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो उनकी शिक्षा दूसरे प्रकार की होगी, और इस तरह छात्रों में दो वर्ग तैयार होगा। एक वर्ग जो आगे जिनका भविष्य बहुत बेहतर होगा, और एक वो वर्ग तैयार होगा जिन्हें भविष्य के लिए, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा कि आज हजारों लाखों विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। ये विचारणीय है। नई शिक्षा नीति बहुत चिंतन मनन के बाद आई है और उसमें अनेक अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हमें पूरी नई शिक्षा नीति पर हमने बहुत गहन अध्ययन किया, और ये भी अध्ययन किया कि उस पर हमने वेबिनार भी करवाया है, सेमिनार भी करवाया है, और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में पूरी की पूरी शिक्षा में कहीं विशेषज्ञ बनने की स्थिति आती ही नहीं। जब स्टूडेंट कोई भी भाषा लेकर पढ़ सकता है, वो एक भाषा कल आर्ट की ले सकता है, आर्ट साइड की, एक साइंस की, एक कॉमर्स की, या एक उससे दो विषय ले सकता है, एक विषय कहीं और से, और बीए 3 वर्ष का कर दिया गया, 4 वर्ष का कर दिया गया, और एमए जो है 1 वर्ष का, तो विशेषज्ञता कहाँ से आएगी? हमारा उद्देश्य उसकी बुराई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नहीं विचार करेंगे, आप नहीं विचार करेंगे, तो कौन विचार करेगा?
तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। कोई राजनीतिक पार्टी उसके भविष्य को रोक नहीं सकती। हिंदी जैसे कि जल की धारा को रोका नहीं जा सकता, जल की अफाट धारा को, वो उसे रोका जाएगा, वो रास्ता बदल कर फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। वही स्थिति हिंदी की भी है कि शासन प्रशासन की तरफ से किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण, राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण उसको स्थान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हिंदी ने अपना वो स्थान प्राप्त कर लिया है। लोक के मन में, लोक की भाषा के रूप में और वैश्विक भाषा के रूप में भी उसने स्थान प्राप्त कर लिया है, और देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा और विश्व में भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के कारण वो राष्ट्रभाषा और वैश्विक भाषा दोनों का स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो हम कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद समय कुछ पूरा हो रहा है, तो इसी के साथ जो है हम राम प्रसाद बिस्मिल की एक पंक्ति आपको सुनाना चाहते हैं, जिसमें देखिए कैसी अद्भुत निष्ठा है हिंदी के प्रति। ऐसी निष्ठा अगर हमारे आपके मन में आ जाए तो निस्संदेह हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मिल जाएगा। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहरना ओढ़ना खाना, भवन में रोशनी रहे हिंदी चिरागों की। तो अगर हिंदी के प्रति सचमुच ऐसी निष्ठा हो जाए तो हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान अवश्य मिलेगा, और हिंदी विश्व भाषा के, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। और लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम हिंदी दिवस को या हिंदी सप्ताह को या हिंदी पखवाड़े को एक आयोजन के रूप में ही ना मनाएं, हम इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और हम संकल्प लें हिंदी के प्रति। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हिंदी के प्राध्यापकों की है, क्योंकि हम हिंदी की रोटी खाते हैं, और अगर हम ये संकल्प नहीं लेंगे, हम हिंदी के साथ सच्चे मन से नहीं लगेंगे, तो ये काम कौन करेगा। तो इसलिए हिंदी के लिए हमें संकल्प लेना होगा, और इसको हमें, इस दिन को हमें संकल्प दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम दे रहे हैं, और आप सबके प्रति फिर से हृदय से एक बार अपना हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे मन में हिंदी के प्रति जो टूटे फूटे भाव, टूटे फूटे शब्द थे, उसे आप सबके सामने रखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, आपने दिया, उसके लिए हम फिर से बार बार आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने हिंदी को लेकर के आज महत्वपूर्ण वक्तव्य, अपना व्याख्यान दिया, और बहुत ही मतलब जो एक मजबूत हिंदी के पक्ष में जो आवाज होनी चाहिए, वो आवाज आज आपने हम लोगों के बीच रखा, और बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, कहीं कि एक तो जो कुछ जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी इस व्याख्यान को सुनते हैं, और हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं संशय रहता है कि जब भी हम राष्ट्रभाषा को लेकर के कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो जाए, हम भी चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है, क्योंकि हम हिंदी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हमारी भी दिली इच्छा है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो, सम्मान पाए। लेकिन एक वही द्वंद हमेशा मन में होता है कि जो तमिल है, जो तेलुगु है, जो कन्नड़ है, जो मलयालम है, जो मराठी है, जो बांग्ला है, जो उड़िया है,
जो इतना विविधतापूर्ण जो हमारा बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश है, तो उसमें एक हम ये कहें जैसे कि ये ठीक है कि हिंदी हमारी जो है एक स्वीकृति पा चुकी है लोगों के मतलब लोगों की जो दृष्टि से देखा जाए, लोक की दृष्टि से देखा जाए, तो सिर्फ हिंदी पट्टी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में, एक मजबूत कड़ी के रूप में जो है हिंदी को हम लोग देखते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि हिंदी का विकास सारी भाषाओं और हिंदी की अपनी बोलियों के विकास में जो है और ज्यादा फलीभूत होगा। हिंदी और ज्यादा आगे बढ़ेगी और सारी भाषाओं का विकास हो। और अंग्रेजी से भी कोई बैर नहीं है या किसी भी भाषा से बैर नहीं है, बस उस मानसिकता से कहीं ना कहीं हम लोग को निकलना। मानसिकता आपने उसको इंगित किया। और जो इस चीज को लेकर के कि एक बहुत ही भावनात्मक उद्वेलन होता है राष्ट्रभाषा हिंदी, तो ऐसी आवाज जब उठती है या आंदोलन, जैसे पूर्व के व्याख्यानों में बहुत ये भी डॉक्टर राधेश्याम के व्याख्यान था जो हमने सुना था कि जब भी आंदोलन की आवाज तेज होती है तो खास करके जो गैर हिंदी प्रांत हैं उनको जो है अपनी भाषा को लेकर के, अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो रिजिड हो जाते हैं बहुत ही, और लगता है कि उनके अपने ऊपर थोपा जा रहा है। तो ऐसा ना हो, ऐसा विश्वास का वातावरण बने जिसमें कि हिंदी पूरे भारत को एकजुट करे, और यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत राष्ट्रभाषा का मतलब एक राष्ट्र, जो एक भौगोलिक राष्ट्र के रूप में हम कल्पना करते हैं, एक भौगोलिक राष्ट्र के रूप में भारत है, तो उसकी कोई ना कोई एक भाषा तो अवश्य होनी चाहिए। जैसे हमारा तिरंगा है, जैसे जो भी प्रतीक चिन्ह है, तो निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। और अब मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपने हिंदी विभाग के अध्यक्ष और इस आयोजन के सचिव डॉक्टर अनीता मैम को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर अनीता सिंह मैम। सबसे पहला धन्यवाद अमित जी को, जिन्होंने संचालन करते हुए मुझे धन्यवाद देने का अवसर दिया और एक धीर गंभीर विशद वक्तव्य के लिए आज के आमंत्रित वक्ता का बहुत बहुत आभार कि वे अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकालकर उन्होंने हमारे इस व्याख्यान माला को समृद्ध किया, बढ़ाया। आपकी जो वक्तव्य में 2-3 बातें हमें मेरे दिमाग में आ गई, मतलब रुक गई, जिनमें से एक तो आपने ये कहा कि किसी भाषा के अस्तित्व को स्वीकृति जनमानस से मिलती है, और निश्चित रूप से हिंदी जनमानस की भाषा है और उसकी जो बोलियां हैं वो उसके सहयोगी बोलियां हैं जो उसको पूरी तरह से संवर्धन देती हैं, जो उसको विकास में सहयोग देती हैं। इसके साथ ही हमें हिंदी दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन सर, एक प्रश्न हमारे एक शोधार्थी की तरफ से आया है जिसका हम समाधान चाहेंगे। छोटा सा प्रश्न है और इन्होंने अपना अनुसूची 351 का वर्णन करते हुए ये प्रश्न किया है कि जैसे ये कहा गया था कि संस्कृत को मूल रूप से लेते हुए अन्य भारतीय भाषाओं से हमारी हिंदी समृद्ध होगी। तो एक तो इन्होंने कहा है कि प्रश्न यह है कि हमारी हिंदी में कितना उड़िया है, कितना तमिल है, तेलुगु का अंश कितना है, असमिया मिजोरम भाषा कितनी है। मतलब इनके प्रश्न का निष्कर्ष ये है कि अंग्रेजी का प्रभाव हमारी भाषा पर अधिक दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि यदि कोर्ट कचहरी की सारे काम राजभाषा हिंदी में होने लगे तो क्या बिना कुछ लिए दिए हमको नकल मिल जाएगी? तो इन 2 प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। जी जी जी, जहां तक हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध की बात है, तो हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं से कोई लड़ाई नहीं है। वो सब एक ही मूल से, उन सब का मूल अगर देखा जाए तो एक ही है। सब संस्कृत से उद्भूत है, सब संस्कृत सबकी जननी है, एक ही परिवार की भाषाएं हैं। उनसे
कोई लड़ाई नहीं है, उससे तो हम समृद्ध होते हैं। हमारी लड़ाई असली जो मानसिकता है, जैसे कि राजगोपालाचार्य जी थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से वो सबसे बड़े विरोधी के रूप में प्रकट हुए। तो हमारी हिंदी की, देश की जो अन्य भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, असमिया जो भी हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। उससे तो हम समृद्ध होते हैं, उससे तो हमारी शक्ति बढ़ती है। और हमारी लड़ाई ये है कि जो हमारी मानसिकता है वो बदले। और दूसरा प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंदी में अगर कोर्ट कचहरी के काम होने लगे तो क्या कोर्ट कचहरी में जो आज एक शिष्टाचार के रूप में सामने आया है, तो वो क्या वो समाप्त तो हो जाएगा? तो हम ये समझते हैं कि उसका संबंध भाषा से तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारे जीवन मूल्यों की भाषा है, जो हमें संस्कारित करती है, हमें संस्कार सिखाती है, तो अगर हम ऐसी भाषा को पढ़ेंगे, ऐसी भाषा से हम रियल प्रभावित होंगे, संस्कारित होंगे, तो जरूर कुछ परिवर्तन आएगा, जरूर कुछ परिवर्तन आएगा। यही वजह है हिंदी का प्राध्यापक वो ज्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि वो हिंदी के माध्यम से वो सूर तुलसी कबीर को भी पढ़ता है, और सूर तुलसी कबीर के साहित्य में जो उदात्त जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों से वो परिचित ही नहीं होता, बल्कि उसके संस्कारों में उतरता है। यही वजह है कि वो बड़ा ज्यादा संवेदनशील होता है जो हिंदी का विद्यार्थी है, जो साहित्य का विद्यार्थी है। जब साहित्य तो संवेदना का ही इतिहास है, संवेदना का ही एक तरह से समझिए कि उसी की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह है कि हिंदी में सबसे ज्यादा इस तरह की संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। और जी कुछ कहना चाहती हैं? तो जरूर फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और जो हमने तो देखा है कि पुलिस विभाग के तमाम ऐसे लोग जो रामचरितमानस पढ़ने लगते हैं, तुलसी के भक्त हो जाते हैं, कबीर के भक्त हो जाते हैं, फिर वो बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि फिर वो उनका जो अंतर्मन है, उनका जो संस्कार है, वो उससे प्रभावित होता है। और ये अगर ऐसा होगा तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, और ये विश्वास है हमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और आपके साथ साथ जितने भी लोग हाँ इस आयोजन से जुड़े हैं, हमारे हिंदी विभाग के जो हमारे मित्र हैं, अमित जी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने एक साथ रिफ्रेशर किया था शिमला विश्वविद्यालय से, अनिल कुमार जी, डॉक्टर शार्दुल विक्रम जी, सभी लोग वहाँ हमारे जो मित्र हैं, उन सब के प्रति हम आभारी हैं, उन सब के प्रति हम अपना भाव पुष्प समर्पित करते हैं जी। और विशेष रूप से तो हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद सर। इसी के आपने बहुत ही अच्छा उनके प्रश्न का समाधान दिया, और निश्चित रूप से जो इनका प्रश्न था वो दो पक्ष ही थे कि अगर हम हिंदी को बरतने लगे तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदी के साथ साथ हमारा मतलब हमारा भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जो बिना लेन देन की जो बात करने की बात है वो तो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम हिंदी को बरतने लगेंगे
तो हमारे जो दूसरों की भाषा में वादी और प्रतिवादी अपनी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उन चीजों को कम से कम वो जानेंगे तो कि मेरा वाद क्या है, मेरा प्रतिवाद क्या है, वो लोग जानेंगे और अपने बात को ढंग से रखने की आदत पड़ेगी उनकी। सबसे बड़ी चीज कि हम किसी के उधार लिए हुए शब्दों के माध्यम से अपनी बात नहीं कहेंगे, हम अपनी ही भाषा में अपनी बात कहेंगे। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर संजय अग्रवाल सर, जो हमारे अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर माधुरी वर्मा समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर संतोष गौड़ जी, इन सभी के प्रति डॉक्टर विजय वर्मा और विशेष रूप से अपने स्वागत करता डॉक्टर रीना सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन सब के सहयोग से मेरा ये कार्यक्रम सफल रूप प्राप्त करता है, अन्यथा कार्यक्रम सफल नहीं होता। अमित जी को भी धन्यवाद। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सर, नमस्ते।